नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो 16 महाजनपद थे, अगर बात करें बौद्ध धर्म के ग्रंथ, तो बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपद का उल्लेख। अगर बात करें जैन धर्म में, तो जैन धर्म में मिलता है भगवती सूत्र से। कल चर्चा हुई थी, पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी कि जो जब लोहे की खोज हो जाती है अतरंजी खेड़ा यूपी में, तो जो गांव था नगर बना, नगर से फिर जन बना, जन से जनपद बना, जनपद से फिर महाजनपद बना। तो 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। अगर हम बात करें इन्हीं 16 महाजनपदों में, तो सबसे अगर शक्तिशाली अगर हम जनपद की बात करते हैं, तो सबसे शक्तिशाली जनपदों में था मगध। यही मगध आगे चलकर जो जितने भी अन्य मगध थे, जितने भी अन्य महाजनपद होंगे, उन पर आगे चलकर ये अधिकार करेगा। ये जो जनपद था हमारा, ये था मगध, यानी बिहार के आसपास का इलाका था। तो ये था हमारा उत्तर भारत का। अगर बात करें हम दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में एक मात्र महाजनपद था, जो था महिष्मती। वही जो बाहुबली वाला पिक्चर वाला है, वही था महिष्मती। यानी दक्षिण भारत का महाजनपद था महिष्मती, और उत्तर भारत का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जनपद था मगध। अब इसमें जो वैदिक काल चल रहा था, वैदिक काल में अगर हम बात करें, वैदिक काल में टैक्स के रूप में क्या मिलता था? वैदिक काल में टैक्स को ही, वैदिक काल में टैक्स को बाली बोला जाता था। बाली याद रहेगा, यानी वैदिक काल में टैक्स को बाली बोला जाता था। जबकि बलि, अगर हम बात करें बलि की, तो बलि मनुष्य द्वारा देवताओं को खुश करने के लिए अगर जानवरों की बलि दी जाती थी, वो होता था बलि। यानी मनुष्य द्वारा देवताओं को खुश करने के लिए जो पशुओं की बलि दी जाती थी, वो होता था बलि। जबकि वैदिक काल में अगर टैक्स की बात करें हम, तो वो था बाली। चलिए आगे चलते हैं। इसी वैदिक काल में ही जो मृद भांड मिले, वैदिक काल में 4 प्रकार के मृद भांड पाए गए। इन 4 प्रकार में अगर हम देखें, तो 4 प्रकार में सबसे ज्यादा प्रचलित अगर मृद भांड था, वो था 4 प्रकार में सबसे ज्यादा प्रचलित था घूसर मृद भांड को ही हम मनका कह सकते हैं, मनका या घड़ा, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी मृद भांड, क्योंकि सबसे पहली खोज मृद भांड थी, यानी रसायन की पहली खोज मृद भांड थी। सबसे पहले मनुष्य ने मृद भांड बनाना सीखा था, इसलिए मृद भांड को ही पूरा तत्व का अल्फाबेट भी कहा जाता है। मृद भांड को ही पूरा तत्व का अल्फाबेट भी कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, क्योंकि रसायन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, इसलिए इसको अल्फाबेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें हड़प्पा के समय में, तो हड़प्पा के समय में थे गैरिक प्रकार के थे, गैरिक मृद भांड। यानी हड़प्पा के समय अगर पूछेगा किस तरह के मृद भांड पाए जाते थे, तो वो गैरिक पाए जाते थे। जबकि वैदिक के समय में, यानी वैदिक काल में जो ये मृद भांड मिलते हैं, वो वैदिक काल में 4 प्रकार के मृद भांड मिलते हैं। ये थे 4। एक था हमारा घूसर, इसी घूसर को ही चित्रित घूसर भी बोला जाता है। चित्रित घूसर इस कारण बोला जाता है क्योंकि जो घड़ा था या मनका था, इस पर डिजाइन बना था, यानी चित्र बने थे। चित्र के कारण ही चित्रित घूसर बोला गया। घूसर तो पहले ही था, चित्र में, इसलिए चित्रित घूसर मृद भांड। इन्हीं मृद भांडों में एक लाल तरह का भी मृद भांड पाया गया, यानी लाल मृद भांड से पाया गया काला मृद भांड। यानी काले कलर का जो मृद भांड था, वो काला मृद भांड था। एक हो गया चित्रित धूसर, एक हो गया लाल मृद भांड, एक हो गया काला मृद भांड, और लास्ट का था, यानी इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया था, यानी लाल प्लस काला,
दोनों को मिक्स करके बना था, उसे बोलते थे मिश्रित। मिक्स होके बना था, इसलिए बोलते थे मिश्रित मृद भांड। मृद भांड याद रहेंगे, ये वाला था हमारा हड़प्पा के समय थे, जबकि वैदिक काल में 4 थे, चित्रित या धूसर, काला लाल मिक्स करके बोलेंगे तो बोलेंगे ये मिश्रित मृद भांड। फिर आगे चल के आ जाएगा महाजनपद, इसमें भी हम मृद भांड की चर्चा कर लेनी। महाजनपद में किस प्रकार का पाए गए, तो अगर महाजनपद में देखें, महाजनपद में यही जो काले तरह के थे, इनमें भी डिजाइन बना होता था। इस यहाँ पर सबसे ज्यादा रसायन का प्रयोग किया गया, क्योंकि चमकीली चीजें बनाई गई, यानी एक्स्ट्रा वीआईपी कर दिया गया उसको। तो वहां पे मिलेगा चमकीले उत्तर मृद भांड, क्योंकि लास्ट का टाइम था इसका वैदिक सभ्यताओं का, इसलिए चमकीले उत्तर मृद भांड मिलेंगे महाजनपद में। चलिए अब देखते हैं हम लोग वैदिक काल में, यानी वैदिक काल में ही आपके जो यज्ञ थे, वह यज्ञ यानी 3 तरह के वैदिक काल में यज्ञ होते थे। पहला यज्ञ था जो अश्वमेध यज्ञ था, पहला था अश्वमेध यज्ञ, दूसरा था वाजपेय यज्ञ, तीसरा था राजसूय यज्ञ। यानी हम लोग बात करते हैं यज्ञ की, जिस प्रकार से सबसे पहला जो था अश्वमेध यज्ञ, राजा श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता था कि अपनी इसमें यज्ञ करते समय घोड़ा छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जिस दिशा में जाता था उस दिशा में सैनिक साथ में चलते थे, और जहां जहां घोड़ा जाएगा, जिस राज्य में घोड़ा जाएगा, वहां जाकर वो राजा उस राजा की अधीनता स्वीकार करता था जिसने घोड़ा छोड़ा है। यानी एक तरह का हम इसको समझ सकते हैं कि क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाता था अश्वमेध यज्ञ। दूसरा होता था, ये फर्स्ट था, सेकंड था वाजपेय यज्ञ। जो वाजपेय यज्ञ मिलता है, ये मिलता है जैसे हम देखें कि अपनी जो शक्ति होती है, यानी हमारे अंदर कितनी क्षमता है। जैसे आज के समय हम समझ सकते हैं, जैसे एक देश दूसरे देश के साथ एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है, यानी हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि हम किस तरह से युद्ध में लड़ते हैं। तो उस तरह से उस समय भी ये होता था कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, उसका दे दिया जाता था, नाम दे दिया जाता था। जैसे आज हम लोग युद्धाभ्यास नाम रखते हैं, तो उस समय यज्ञ होता था वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ में हम देखते थे जैसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन, इसमें लिख सकते हैं शक्ति का प्रदर्शन। वाजपेय यज्ञ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इसमें रथ दौड़ वगैरह होती थी, यानी रथों को आपस में दौड़ाया जाता था घोड़े से। यही होता था शक्तियों का प्रदर्शन, क्योंकि उस समय मुख्य तो लड़ाई किसकी थी, मुख्य लड़ाई रथ और इन्हीं की थी। यानी जिसके पास ज्यादा रथ हथियार होंगे, हथियार तो उस समय थे ना, यही घोड़ा हाथी वगैरह है, इस यही हथियार थे। तीसरे तरह का यज्ञ पड़ता है राजसूय यज्ञ के समय इस समय करवाया जाता था जब व्यक्ति राजा बन रहा होता था, या अपना जब राजा बन रहा है उस समय राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। यानी अपना राज्याभिषेक के समय, सीधे लिख सकते हैं राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। ये यज्ञ करवाने के लिए राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े महान पंडितों को बुलाया जाता था। उस समय भी जैसे काशी में है, काशी विश्वनाथ यहाँ के सबसे ज्यादा पंडा प्रसिद्ध है, विश्व में या भारत में सबसे ज्यादा पंडा प्रसिद्ध है। इसीलिए राजा तो थे ये उस समय, यानी अगर शिवाजी का भी देखा जाए या जो भी राजा बड़ा होता था, तो अपना राज्याभिषेक करवाने के लिए इससे बनारस से या काशी से पंडा बुलाता था, यानी पंडित जी को बुलाता था वहां से राज्याभिषेक करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ के पंडित सबसे ज्यादा फेमस है या सबसे ज्यादा जानकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये याद रहेंगे, मेरे साथ दोहराइए। सबसे पहला राज्याभिषेक, सबसे पहला था अश्वमेध, दूसरा था वाजपेय, तीसरा था राजसूय यज्ञ। पहला था क्षेत्र विस्तार, दूसरा है अपना प्रदर्शन यानी शक्ति का प्रदर्शन, और तीसरा है राज्याभिषेक के समय। चलिए आगे देखते हैं दूसरा।
इसमें से आगे चलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कि जैसे इसी वैदिक काल में ही दर्शन दिए गए, यानी वैदिक काल में ही खष्ट दर्शन भी दिए गए। वैदिक काल में खष्ट दर्शन, खष्ट दर्शन की बात करें हम तो सबसे पहला जैसे मिलता है हमारा सांख्य दर्शन, प्रवर्तक माना जाता है गौतम को प्रवर्तक ना मान के हम लोग, सॉरी, इसका सांख्य दर्शन का कपिल, सांख्य दर्शन का कपिल, यानी सांख्य का था कपिल। सांख्य के बाद आता है न्याय, यानी न्याय, सांख्य के बाद आते हैं न्याय, न्याय के हैं गौतम। और ये जो कपिल है, इन्हीं में महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध के जितने विचार मिलते हैं, यानी महात्मा बुद्ध के विचार सर्वाधिक किस दर्शन में है, तो सांख्य दर्शन में ही महात्मा बुद्ध के विचार मिलते हैं। यानी महात्मा बुद्ध के विचारों का संकलन कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन में महात्मा बुद्ध के विचारों का संकलन था। आगे आते हैं हम लोग, आगे देखते हैं योग, यानी योग के प्रवर्तक या योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि थे योग दर्शन के। इसी में एक दर्शन और आता है वैशेषिक दर्शन के थे कणाद ने ही विश्व में सबसे पहले बताया कि जो ब्रह्मांड है या जो विश्व में जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है, जो भी अस्तित्वमान है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यानी सबसे पहले किसने बताया? कणाद ने। हालांकि अब मान्यता डाल्टन को मिली है, क्योंकि डाल्टन ने देख के बताया, यानी मान्यता प्राप्त डाल्टन है। जबकि हमारे समय यानी हमारे भारत की संस्कृति ऐसी थी जो योग के द्वारा या बिना टेलीस्कोप के केवल अध्ययन के, यानी मौन मुद्रा में रह के या ऋषि मुनि लोग इतना अच्छा सटीक डाटा देते थे, जो कि विश्व को मानना था, लेकिन वो मान्य नहीं होता था, क्योंकि वो लोग मानते थे कि ऋषि मुनि का डाटा ये मान्य नहीं होगा। और जो बाद में रिसर्च के द्वारा प्राप्त हुआ, तो प्राप्त तो वही हुआ, लेकिन हम लोग का माना नहीं गया। तो सबसे पहले ये बताया कि जो कणाद ने बताया कि ब्रह्मांड जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर संपूर्ण विश्व बना हुआ है। लेकिन अब जो मान्यता प्राप्त है वो कणाद का है। फिर आते हैं हम लोग पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा में सबसे पहले आता है जैमिनी है पूर्व मीमांसा, जैमिनी। अब जैमिनी यानी पूर्व के बाद आती है कौन सी दिशा? पूरब के पश्चिम, पश्चिम का उत्तर, यानी उत्तर मीमांसा। पूरब के जस्ट विपरीत वाली देखेंगे उत्तर, तो उत्तर मीमांसा। उत्तर में यानी पूर्व के बाद में आई उत्तर, पूर्व के बाद में उत्तर आएगी, इसलिए याद रखेंगे पूर्व के बाद उत्तर आती, इसलिए बाद से याद रखेंगे वाद नारायण। याद रहेगा। सांख्य में रहेगा, सांख्य में आएगा कपिल, सांख्य में कपिल, न्याय में गौतम, योग में पतंजलि। उसके बाद आता है वैशेषिक में आएगा कणाद, पूर्व मीमांसा में जैमिनी, उत्तर मीमांसा में आ जाएगा बादरायण, उत्तर यानी बाद की दिशा है, पूर्व के बाद की दिशा है। तो हमारे 6 दर्शन दिए गए हैं। 6 दर्शन थोड़ा सा सीक्वेंस में अगर याद रखते हैं तो ज्यादा खास दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इतिहास पढ़ने का, इतिहास बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक होता है। अगर इसको हम सीरियल सीक्वेंस से पढ़ते चले जाएं तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी इतिहास पढ़ने में आता है। लेकिन बशर्ते बस ये हो कि हमारा ये पता होना चाहिए माइंड में कि हमें पढ़ना क्या क्या है, यानी अब क्या आएगा, इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं जरा कि अगर हम देखा जाए तो आपको हमने पढ़ाया वैदिक सभ्यता पढ़ाई, और वैदिक के पहले पढ़ाई थी सिंधु सभ्यता। यानी अब अगर हम देखें, बात करें तो इन दोनों में अगर अंतर निकाले हम, तो इस अंतर में क्या अंतर निकलता है? यानी हम दोनों को कंप्रोमाइज करते हैं, यानी एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी तरफ वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम अंतर खोजें
अगर हम अंतर देखें, एक तरफ देखें सिंधु सभ्यता, एक तरफ देखते हैं वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता में अगर हम बात करें तो यह एक सबसे पहला पॉइंट आता है सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में सबसे पहली यह एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि मेसोपोटामिया से जो होके आए थे, मेसोपोटामिया के पश्चिमी हिस्सा था उसी से होके आए थे सुमेरियन सभ्यता के लोग। यानी सुमेरियन सभ्यता जो मेसोपोटामिया की 4 सभ्यताएं थी, सुमेरियन सभ्यता की मेसोपोटामिया की 4 सभ्यताएं हमने आपको बताया। 4 सभ्यताओं में सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कैंड्रिया, इन 4 सभ्यताओं में जो सबसे पश्चिमी की सभ्यता थी मेसोपोटामिया की, यानी जो सुमेरियन सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता से आए थे लोग सिंधु घाटी की सभ्यता। सुमेरियन सिंधु यानी सुमेरियन सभ्यता से आए थे कौन से? सिंधु घाटी के लोग। तो ये सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। अब जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसमें एक ही मात्र नगरीय सभ्यता थी जो कि सुमेरियन थी, तो वहां से लोग यहाँ आ गए। अब जो बाद गया है तो बाद में सभी ग्रामीण सभ्यता थी, तो बाद में लोग आएंगे तो ये रहेगी ग्रामीण सभ्यता। हर चीज देखो एक से रिलेट करके पढ़ो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और वो बातें याद रहेंगी, वही आपको पेपर में याद आएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता ने 4 सभ्यताओं में से सुमेरियन से लेके आए। तो सुमेरियन वाले नगरीय थे, इसलिए नगर से आए, बाद में आए क्योंकि वहां कोई नगरीय सभ्यता सुमेरियन के अलावा थी ही नहीं। तो बाद में जो आएंगे स्वाभाविक सी बात है वो ग्रामीण होंगे। उसके बाद आता है, यानी ये लोग कैसे थे। अगर दूसरा पॉइंट बात करें हम, इन दूसरे पॉइंट में ये लोग मात्र सत्तात्मक थे, यानी माता को मानते थे, मात्र सत्तात्मक। यानी इनके परिवार का जो मुखिया था वो माता होती थी, जबकि वैदिक काल में ये माता कन्वर्ट हो चुकी थी, यानी यहाँ थे पितृ सत्तात्मक। यानी ये लोग नगरीय सभ्यता थी, उसके साथ साथ मात्र सत्तात्मक थी। इधर की सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता थी, ये ग्रामीण थी और ये पितृ सत्तात्मक थे। ये लोग संस्कृत बोलना जानते थे, जबकि इन लोगों को संस्कृत इन्हीं आर्य लोगों ने ही सिखाई थी। फिर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, यहाँ पर जो पूजा ये लोग करते थे, पूजा तो ये करते थे मात्र देवी पूजा। मात्र देवी के साथ साथ एक और हमने और बताया था, जब पंडित जी जा रहे थे सभा में पहुंचते हैं तो पूजा करते थे, वहां सभा लगी हुई थी और उसका था यानी पशुपतिनाथ की सभा लगी थी। तो ये लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ बोले तो शिव जी, यानी ये लोग शिव की पूजा करते थे। जबकि मात्र देवी और शिव की पूजा ये लोग करने लगे, तो इधर देखते हैं तो ये लोग पूजा करते थे यानी इन देवताओं के जगह पे आ चुके थे यहाँ इंद्र, क्योंकि ये बरसात के देवता थे, यहाँ पर आ चुके थे इंद्र। अब अगर हम बात करें प्रमुख पशु में, तो यहाँ पे एक संगी जानवर मिलता है। एक संगी के जानवर के साथ साथ वृषभ यानी बैल सर्वाधिक प्रिय था इनका, यानी बैल सर्वाधिक प्रिय जानवर बन चुका था। अब अगर बात करें इनकी वैदिक सभ्यता की, वैदिक सभ्यता काल में ये बैल कन्वर्ट हो चुका था गाय में, यानी यहाँ पर गाय मेनली गाय थी, यानी इनका प्रमुख पशु जो था गाय था, क्योंकि गाय के लिए ही ये लोग युद्ध भी करते थे। 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर बात करें हम युद्ध की, तो युद्ध में इधर कोई युद्ध मिलता ही नहीं है, इधर कोई युद्ध नहीं मिला। जबकि इधर जब वैदिक काल के लोग आए, इन्होंने सबसे जब वहां से आए तो पहली बार युद्ध छिड़ गया, यानी 10 राग युद्ध पहली बार हो गया। ऋग्वेद के 7वें मंडल में बताया गया कि 10 राग युद्ध हुआ था। फिर राजा भरत और सुदास, यानी इन लोगों के बीच में 10 जन के बीच में युद्ध लड़ा गया। यानी ये लोग जो थे युद्ध से परिचित ही नहीं थे, जबकि इसमें गाय के लिए युद्ध होता था, यानी जो भी किसी की भी गाय खो जाती थी राजा ढूंढ के देता था। इसके लिए मुख्य था गाय के लिए युद्ध था, यानी मुख्यतया युद्ध था गाय के लिए। इधर के लोग तो युद्ध से परिचित नहीं थे, जबकि इधर गाय के लिए युद्ध होता था। अगर हम 6वां देखें, 6वें में हम देख सकते हैं कि जैसे नियोजन मिला, यानी समाज जो था
इधर हमने आपको बताया जो वैदिक काल में समाज था 4 पार्ट में बट चुका था। ऋग्वैदिक काल में समाज जो था 4 पार्ट में बट चुका था। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय यानी 4 में बटा था। इसी समय में ही यानी हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता आते आते समाज 4 में बट चुका था और उत्तर वैदिक काल जाते जाते जो समाज बटा था 4 भागों में वो बट गया था, यानी वंश के आधार पे बट गया था। जबकि ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पे वंश था। तो इधर जो नियोजन था, इसमें कोई नियोजन था ही नहीं, केवल उच्च और निम्न होते थे, यानी उच्च वर्गीय लोग और निम्न वर्गीय लोग। जबकि इधर भी आते हैं तो इधर समाज 4 में बढ़ चुका था, यानी सामाजिक नियोजन था। सामाजिक नियोजन यानी इधर जो था हमारा 4 पार्ट में ये बढ़ चुका था। अब देखते हैं हम लोग, अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट में आता है 7 नंबर में। इधर हम देखते हैं जो इधर का सीक्वेंस था, ये लोग मुख्यतया कृषि करते थे और कृषि के साथ साथ व्यापार करते थे, क्योंकि विदेशों के साथ भी, क्योंकि फारस की मोहरें मिली लोथल में, मेसोपोटामिया शब्द मिला, मेसोपोटामिया के लिए मेल हुआ शब्द मिला, तो इससे ये पता चलता है ये लोग कृषि करते थे और कृषि का जो उपज करते थे यानी जो पैदा करते थे उसके लिए व्यापार करते थे, यानी कृषि का ही व्यापार था। जबकि जब उत्तर वैदिक सभ्यता आई, ये लोग कृषि करते थे, मुख्य जो इनका कृषि आधार था, मुख्य कृषि थी। कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन करते थे, पशुपालन। इधर व्यापार से कोई मतलब ही नहीं था, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते थे, पशुपालन था और कृषि थी। जबकि इधर कृषि व्यापार, कृषि इधर भी रहेगी, लेकिन कृषि के साथ व्यापार के साथ साथ ये लोग व्यापार करते थे, क्योंकि सभ्यता अचानक एकदम नष्ट हो गई, तो इसलिए संपर्क इनका टूट गया। इधर जो वैदिक सभ्यता आई तो वो लोग कृषि करते थे और पशुपालन करते थे, विदेशों से मतलब बहुत कम रखते थे। चलिए याद रहेगा। पॉइंट में देखते हैं, नगरीय थी, मात्र सत्तात्मक थी, जबकि ये वाली पितृ सत्तात्मक थी, इधर नगरीय थी, इधर ग्रामीण थी। अगर बात करें हम लोग, जब यही धीरे धीरे आगे ग्रामीण नगरीय में बदलेगा, तो जो नगरीय सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के बाद जब महाजनपद मिलेगा, तब महाजनपद यानी सिंधु सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी, और जब महाजनपद बन जाएगा तब पूछेगा क्वेश्चन कि इनमें से दूसरे नंबर की नगरीय सभ्यता कौन सी, तब बताएंगे कि जो महाजनपद थे वो हमारी दूसरी नगरीय सभ्यता थी और पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक थे, ये पितृ सत्तात्मक थे। इधर मात्र देवी पूजा होती थी, जबकि इधर इंद्र थे, इंद्र प्रमुख देवता बन गए थे। इंद्र के साथ साथ अग्नि देवता भी आ चुके थे, अग्नि देवता थे उत्तर वैदिक काल में। बैल इनका प्रमुख था, एक श्रृंगी जानवर भी था जिसकी मोहरें मिलती है, जबकि इधर था केवल गाय। युद्ध से परिचित नहीं थे, जब इनने बताया था कि तलवार से परिचित नहीं थे, जब युद्ध लड़ते ही नहीं थे तो तलवार से मतलब ही नहीं था, इसलिए युद्ध से परिचित नहीं थे। और इधर ये गाय के लिए मुख्यतया युद्ध होने लगा था। नियोजन, इसमें किसी भी समाज का बंटवारा नहीं था, केवल उच्च और निम्न ही बांटे गए थे। और जबकि इधर सामाजिक नियोजन में इधर बंटवारा हो चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण यानी पंडित जी पूजा कराने के लिए, क्षत्रिय रक्षा करने के लिए, वैश्य व्यापार करने के लिए, शूद्र दूसरे के घर नौकरी करने के लिए। जबकि कृषि और व्यापार इनके पास था, जबकि कृषि इनके पास भी थी, लेकिन कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन करते थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमने आपको विश्व की कुछ आपको सभ्यताएं बताई थी, जिनमें था जैसे मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता के साथ साथ स्पार्टा की सभ्यता थी, स्पार्टा के साथ साथ इटली की सभ्यता थी, रोम की सभ्यता थी, पीली नदी की सभ्यता थी। ये कई सभ्यताएं थी, लेकिन ये हमारा आसपास का इलाका है जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, यानी इन 3 जगह की ये थी सभ्यताएं। अगर हम बात करें, कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है, जो उत्तरी अमेरिका के पास भी कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तरी अमेरिका के पास कौन कौन सी सभ्यता थी या उनका सीक्वेंस कौन था, तो वहां पर केवल 4 ही सभ्यताएं पाई गई थी। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका में, जो उत्तरी अमेरिका के जो अमेरिका देश है, अमेरिका के नीचे पड़ता है मैक्सिको,
यानी मैक्सिको में एक सभ्यता पनप रही थी। मैक्सिको में एक सभ्यता पनपी, इसका नाम था मैक्सिको। अगर मैक्सिको के नीचे और देखें, पहले देख लेते हैं किस किस देश में आएगी। तो एक आएगी मैक्सिको के नीचे जाएंगे अगर हम, मैक्सिको के नीचे पड़ता है ग्वाटेमाला। मैक्सिको के नीचे ही देखें, ग्वाटेमाला के नीचे और जाएंगे तो पनामा नामक देश मिल जाएंगे। ग्वाटेमाला थी। ग्वाटेमाला से अगर और नीचे आएंगे तो पनामा के नीचे दक्षिणी अमेरिका का देश मिल जाएगा, कोलंबिया के अगर और नीचे देखेंगे तो जो सबसे विश्व का लंबा सबसे पतला बसा हुआ देश है चिली। ये 4 देशों के आसपास ये वर्तमान स्थिति है। जबकि उस समय स्थिति क्या थी? वर्तमान स्थिति में मैक्सिको है, तो मैक्सिको में उस समय चलती थी एस्टेक की सभ्यता। उस समय, जिस समय हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता थी, उस समय यहाँ थी एस्टेक की सभ्यता। ग्वाटेमाला की बात करें हम तो ग्वाटेमाला में थी माया सभ्यता। ये थी एस्टेक की सभ्यता, ये थी ग्वाटेमाला की माया सभ्यता थी। माया सभ्यता के लोग इतना ज्यादा अग्रसोची थे या इतना ज्यादा भविष्य के बारे में जानकारी रखते थे कि ये आगे 2000 यानी 2000 वर्षों तक का कैलेंडर बना लेते थे। यानी भविष्य के इतने ज्यादा जानकार थे कि 2000 साल आगे का कैलेंडर पहले ही बना के रख लेते थे। इन्हीं का कैलेंडर जो 2000 देख सुना होगा आपने, 2012 यानी 2012 में बहुत सी अफवाह फैला दी गई। 2012 में दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि 2012 में किसका कैलेंडर खत्म हो रहा था? 2012 में माया सभ्यता जो थी, उन माया सभ्यता के लोगों का कैलेंडर 2012 में खत्म हो रहा था, क्योंकि उन्होंने 2000 आगे तक का कैलेंडर बना के रख दिया था। इसलिए 2012 में माया सभ्यता का कैलेंडर खत्म हो रहा था। तो ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि दुनिया खत्म हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद कोलंबिया में देखते हैं। कोलंबिया में थी मुइस्का। कोलंबिया में थी मुइस्का सभ्यता, और चिली में थी इंका सभ्यता। यानी ये जो 4 सभ्यताएं थी, ये हमारी कभी कभी सीक्वेंस में पूछ लेता है। तो सबसे पहली थी मैक्सिको की सभ्यता। मैक्सिको में थी एस्टेक की सभ्यता। ग्वाटेमाला यानी माया की सभ्यता, सबसे ज्यादा भविष्य के सर्वाधिक ज्ञाता, यानी 2000 साल तक का कैलेंडर पहले ही बना लेते थे। फिर आती है कोलंबिया में मुइस्का की सभ्यता आई, और लास्ट में आता है इका यानी चिली में इंका की सभ्यता आई। आपका वैदिक जो सभ्यता थी वो कंप्लीट हुई। अब वैदिक सभ्यता में ही, जिस समय वैदिक सभ्यता 600 के आसपास ये खत्म हो रही थी, तो 600 में ही 600 बीसी 600वीं बीसी में शताब्दी बोल सकते हैं, 600 शताब्दी में ही कुछ और धर्म भी आ गए, जिनमें से अगर देखा जाए तो लगभग 72 संप्रदाय आ चुके थे। 72 संप्रदाय। इन 72 संप्रदायों में जैसे आपको जैन, बौद्ध, उसके बाद आता है शिवालिक यानी शैव धर्म, वैष्णव धर्म, कापालिक, इस तरह के आपको जो मुख्य आपके धर्म होंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहां मिलेंगे आपका जैन, फिर जैन बौद्ध के बाद मिलेगा आपको आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय में ही आपको पढ़ना पड़ेगा लिंगायत के साथ साथ कापालिक के साथ साथ ही जैन, बौद्ध, आजीवक संप्रदाय में लिंगायत, कापालिक के बाद और अगर देखते हैं तो आ जाता है जैसे शैव धर्म क्या आ जाता है, के बाद आ जाता है वैष्णव धर्म। तो इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा शैव और वैष्णव, ये 2 धर्म और पढ़ने पड़ेंगे।
तब आपका जो वैदिक सभ्यता थी वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं हमने आपको क्या पढ़ाया और आगे आप क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास का रूल होता है जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हमें इतिहास में पढ़ना क्या है तो आप ये कभी इतिहास आपको तैयार ही नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए सबसे मेन होता है चार्ट, यानी चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है, यानी खुद को हम किस जगह रखते हैं इतिहास में और आगे हमें किस पर पढ़ना है, यानी किस पर चर्चा होगी या क्या हमें आगे पढ़ना है। मुख्य हमारा होता है सीक्वेंस, यानी सीरियल। और सबसे बड़ी दिक्कत यही पे होती है बच्चे को कि वो बस केवल इतिहास देख लिया, मॉडर्न हिस्ट्री देखा, प्राचीन इतिहास देखा, बस उसको रट्टा मारा। रटना जरूरी नहीं है, मुख्य है इसको समझना कि हम लोग इसको कैसे पढ़ें। मुख्य तो होता है आधी इतिहास तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाती है कि आपको पढ़ना क्या है। तो हमने आपको शुरुआत में पढ़ाया था पाषाण काल। पाषाण काल आपको पढ़ा दिया। पाषाण काल के बाद तुरंत आपको पढ़ाया था जो सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता मिली पाषाण काल में लगभग 5 लाख साल से लेकर 3000 यानी 3000 बीसी तक चलता रहा था। ये ताम्र पाषाण काल का समय था। और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ही जो 3000 से लेकर 500 साल तक संक्रमण काल रहा था, 500 साल संक्रमण रहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती है 2500 बीसी से, यानी 2500 ईसा पूर्व से शुरू होकर ये आती है 1750, यानी 2500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1750 तक मिलेगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु के बाद फिर हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आपको टाइमिंग बताई थी हमने 1500 से 600 बीसी, यानी 250 सालों तक बीच में फिर संक्रमण काल चलता रहा क्योंकि एक सभ्यता दूसरे सभ्यता में कन्वर्ट हो रही थी। वैदिक सभ्यता के बाद आ जाएंगे हम लोग महाजनपद। लेकिन अब वैदिक सभ्यता के बाद बीच में आपका अब महाजनपद ये 6वीं ईस्वी में मिलेगा, यानी 6वीं ईस्वी के आसपास मिलेगा। इसके बीच में कुछ सभ्यताएं और कुछ चीजें और पढ़नी पड़ेंगी, जैसे जैन, बौद्ध, आजीवक संप्रदाय, इसी में मिलेगा शैव, इसी में मिलेगा वैष्णव, यानी आपको वैष्णव। यानी अब आपको समझ में आ रहा है हमारे कहने का मतलब ये था कि आपको पाषाण काल, सिंधु, वैदिक ये आपको पढ़ा दिया गया। लेकिन अब आपको आगे क्या पढ़ना है, अभी महाजनपद ना शुरू होकर अभी क्या शुरू होगा, अभी शुरू होगा जैन और बौद्ध। जैन बौद्ध को निपटा के फिर आगे उसी के आगे शैव वैष्णव इनको निपटा के तब आएंगे हम लोग महाजनपद में। तो आपका 2 क्लासों में 3 क्लासों में 2 से ज्यादा में कोशिश करेंगे ज्यादा कम से कम क्लासें ली जाएं और ज्यादा से ज्यादा आपको दिया जा सके। जैसे जैन बौद्ध हो सकता है 2 क्लासों में ये खत्म करके फिर हम लोग आ जाएंगे महाजनपद में। ये 16 जब महाजनपद प्रवेश कर जाएंगे, महाजनपदों में फिर चलने लगेंगे मौर्य। महाजनपदों में किस वंश ने राज्य किया, फिर उन वंशों में कूद जाएंगे हम लोग, फिर वंश पढ़ने लगेंगे। तो इसलिए स्ट्रक्चर माइंड में बना के रखना कि हम लोग मेनली पढ़ना क्या है। यानी आपका पाषाण काल हो चुका, सिंधु हो चुका, वैदिक हो चुका, वैदिक के बीच में इनको बीच का ये चैप्टर पढ़ता है, उसको निपटा के तो हम लोग आएंगे महाजनपद में। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबी भी क्लास ठीक नहीं है, इसलिए यहीं पे खत्म करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना ज्यादा हो सके। और ये चीज याद रखना कि हम आपको, ये हमारा मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि हम आपको आए क्लास में पढ़ा के चले जाएं, आप उसको पढ़ लो, उसके बाद भी कुछ आपका अगर फायदा ना हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे रहो, जितनी देर आप पढ़ो उतनी देर दिमाग कंसंट्रेट करके पढ़ लो, दिल दिमाग खोल के सब आराम से बैठो, बिल्कुल ऐसे पढ़ो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे क्लास में पढ़ रहे हो। यहीं पे याद करो, घर में याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम पढ़ाएंगे उतना आपको यही क्लास में ही याद करवा देंगे, क्योंकि मेरे साथ साथ आप भी उस चीज को दोहरा के, जब मैं बोलता हूं तो आप भी उस चीज को दोहराइए। यानी ये मान चलिए कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप भी उस चीज को पढ़िए। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब यही है कि इसको बोरियत तरीके से ना पढ़ के हम लोग सीक्वेंस एक पढ़ते चलेंगे और यहीं पर याद करते चलेंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।